अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी में आज हम करेंगे उसका एनाटॉमी पोर्शन। ठीक है, कल हम इसका फिजियोलॉजी और ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा ना हम पैथोलॉजी भी कल ही कवर कर लें। ठीक है, आज हम पल्मोनोलॉजी की एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली जो हमारा पल्मोनोलॉजी का सिस्टम होता है, यानी हमारा सारा जो लंग्स का सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है। अच्छा, हमारा जो पल्मोनोलॉजी का सिस्टम है ना वो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, कल का लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड करवा दिए थे, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर किसी के भी मिस हो गए हैं। ठीक है, कल बेसिकली हमने रीनल सिस्टम ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब आज हम पल्मोनोलॉजी का जो सिस्टम है उससे स्टार्ट करें। जो हमारा पल्मोनोलॉजी का सिस्टम होता है ना, बेसिकली वो लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में थोरैसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, व्हाट इज़ द थोरैसिक कैविटी? थोरैसिक कैविटी बेसिकली जो हमारा अपर रिब केज और थोरैक्स का पोर्शन होता है ना, उस सारे को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, सारी कैविटीज़ की तरह इसमें भी क्या होता है कि इसमें एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। ये जो ऊपर है ये इनलेट है, जो नीचे है जो वो आउटलेट है, और जो बीच में सारा कुछ है ना, दैट इज़ कॉल्ड द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज़ में आपके पास क्या आ जाता है? एंटीरियरली आपके पास स्टर्नम आ जाता है, रिब्स आ जाती हैं, पोस्टीरियरली आपके पास थोरैसिक वर्टेब्रा आती हैं। ठीक है, और साइड्स पर आपके पास आ जाता है कॉस्टल कार्टिलेजेस। ये बेसिकली एक बाउंड्री है, रफ बाउंड्री आप कह लो थोरैसिक कैविटी की और थोरैसिक केज की। अच्छा, अब जो कैविटी इटसेल्फ है ना, इन बोन्स के अंदर जो स्पेस होती है ना, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये हमारी कैविटी है, थोरैसिक कैविटी। और उसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं ना, वो हम कहते हैं कि वो हमारी थोरैक्स में लोकेटेड है। इसमें आपके पास ट्रेकिया, एसोफेगस, लंग्स, हार्ट, थाइमस और डायाफ्राम आ जाता है। एसोफेगस हमने जीआईटी के साथ कर लिया था और हार्ट जो है वो हम सीवीएस के साथ करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ पल्मोनोलॉजी का सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं इसकी बोन्स का। ठीक है, एंटीरियरली जो हमारे पास सबसे पहले बोन आती है ना, बिल्कुल जो हमारे रिबकेज के सामने आती है, वो आती है हमारी स्टर्नम। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि अगर स्टर्नम से, स्टर्नम इज़ बेसिकली ऑल्सो अ साइट फॉर बायोप्सी, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि एट व्हाट एज स्टर्नम ऑसिफाइज? ऑसिफिकेशन होती है जब आपकी बोन्स जो हैं वो फुली डेवलप हो चुकी हैं एंड दे विल नो लॉन्गर ग्रो। तो कोई मुझे बता सकता है कि स्टर्नम की एज ऑफ ऑसिफिकेशन क्या है? 25 है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आ जाता होता है। ठीक है, 25 ईयर्स पर हमारी जो स्टर्नम है वो ऑसिफाई कर जाती है, और स्टर्नम इज़ ऑल्सो ए साइट फॉर बोन मैरो बायोप्सी। कोई मुझे बोन मैरो बायोप्सी की साइट्स बता सकता है ऑर्डर वाइज के कौन कौन सी स्टर्नम के अलावा हमारे पास साइट्स हैं बोन मैरो बायोप्सी के लिए? Assalamualaikum, ma'am. Interior and posterior eyelid spine, जी distal being the tibia, sternum. जी, टॉपिक हम पल्मोनोलॉजी कर रहे हैं और बिल्कुल सही बताया आपने। इसमें क्या है? पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन है, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन है, ठीक है, स्टर्नम है, टिबिया है। ठीक है,
जो मेरे पास नसीम शहजाद का एडिशन है, मेरे पास 6th एडिशन है, ठीक है। 6th एडिशन में पेज नंबर 35 है, ठीक है। ये जो साइट्स ऑफ बोन मैरो बायोप्सी है ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखो बेसिकली जो हमारे पास थोरेसिक केज की एनाटमी है ना, इसमें से पेपर में बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं आते कि जिसके लिए हम कहें कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते हैं, और हर दफ़ा कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से पेपर में रिपीट होता है। ज़्यादा जो आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको आते हैं, अगर मेडिसिन का पेपर है तो फिजियोलॉजी में से ज़्यादा आते हैं, और अगर सर्जरी का पेपर है किसी का तो उसको पैथोलॉजी में से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एनाटमी वाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि थोरेसिक जो केज है हमारा, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और फिर आपको पता होने चाहिए ये फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स में यू मस्ट नो कि स्टर्नम ऑसिफाई करता है 25 ईयर्स ऑफ एज पर। इट इज़ अ साइट फॉर बायोप्सी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड द स्टर्नल एंगल, ठीक है। स्टर्नम पे एक चीज़ हमारे पास होती है विच इज़ कॉल्ड द स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई। ये कहाँ पे बनता है? ये आपका बनता है स्टर्नम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम मनुब्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये जो मनुब्रियो स्टर्नल जंक्शन होती है ना, जहाँ पे ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये एक छोटा सा एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई। कोई मुझे बता सकता है कि इस एंगल ऑफ लुई की अगर मैं पूछूं कि वर्टिब्रल वैल्यू कहाँ है, यानी किस जगह पे ये पैल्पेट होता है, तो किसी को ये पता है? हाँ जी, T4। और ये भी आपका एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, एंगल ऑफ लुई आपको T4 पे मिलता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर किसी को रफली याद हो तो स्टर्नल एंगल या T4 पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? बिल्कुल ठीक है, आयोर्टिक आर्च एक हो गया, आगे ट्रेकिया, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक की बाइफरकेशन, और एक चीज़, हाँ जी, सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज। बेसिकली क्या है कि ये 4 चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपके पास होती हैं। एक है पल्मोनरी ट्रंक की बाइफरकेशन, ठीक है। सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, आर्च ऑफ अयोर्टा और ट्रेकिया। ये सारी चीज़ें T4 पर होती हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टर्नल एंगल, ठीक है। यहाँ तक हमने हमारा स्टर्नम डिस्कस किया है। अब इस स्टर्नम के साथ हमारे पास बेसिकली जो जॉइंट होते हैं ना, ये होती हैं 12 स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल रिब्स। ये रिब्स बेसिकली क्या करती हैं कि ये आपके थोरेसिक कैविटी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, मेन फंक्शन इनका होता है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से आपको मुझे बता सकता है ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? हाँ, 1 to 7 ट्रू होती हैं। फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं? हाँ, 8, 9 और 10 फॉल्स रिब्स होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? हाँ, 11 और 12। जो फ्लोटिंग रिब्स है ना, वो अक्सर आपसे पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसमें वो आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर में जो रिब्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। 11 और 12 इसका आंसर होता है, ठीक है। वो आपसे बेसिकली ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स का नंबर अक्सर पूछ लेते हैं। अब हमारे पास एक एनॉमली भी आ जाती है। एक एनॉमली हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल रिब, ठीक है। ये जो सर्वाइकल रिब होती है ये क्या होती है? ये एक एक्स्ट्रा रिब होती है विच अराइजेस फ्रॉम T7 वर्टिब्रा,
ठीक है, ये जो हमारा रिब केज है ना, आगे तो रिब केज है, पीछे हमारे पास जो है वो, हाँ जी, C7 वर्टेब्रा, सॉरी, वो पीछे हमारे पास जो है वो हमारे पास आता है हमारी वर्टेब्रल बॉडीज। अब जो ऊपर वाली वर्टेब्रल बॉडीज होती हैं ना, वो होती है सर्वाइकल वर्टेब्रल बॉडीज। 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा से हमारे पास कभी कभी एनॉमली के तौर पर एक एक्स्ट्रा रिब आती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल रिब। ठीक है, यानी आप कह लो कि अगर यहाँ पर हमारे पास 7th सर्वाइकल बॉडी है तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा रिब आ जाती है। ये C7 भी आपको MCQ में आ जाता है एज अ नंबर के सर्वाइकल रिब कहाँ से अराइज करती है, तो C7 से अराइज करती है। ठीक है, एसेसरी सर्वाइकल रिब एज इट इज़ भी आपको आ जाता है। वो पूछ लेते हैं कि अक्सर सिम्टम्स दे के वो आपसे पूछते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, वो अपनी आर्म मूव नहीं कर सकता, मीडियल रोटेशन नहीं कर सकता, लैटरल रोटेशन नहीं कर सकता, एबडक्शन वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो C7 वर्टेब्रा के साथ जो रिब आती है ना, एक्सेस सर्वाइकल रिब, ये क्या करती है कि ये हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो लोअर ट्रंक है ना, उसको और सबक्लेवियन आर्टरी को कंप्रेस कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी वो जो आर्म है ना, वो अपनी सही मूवमेंट नहीं कर पाती। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से आपको जब एबनॉर्मल या लैक ऑफ मूवमेंट्स मिलती हैं, ठीक है, तो उस केस में आप उसको कहते हो कि ये एसेसरी सर्वाइकल रिब है या ये एक एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब है। हाँ जी, ये फर्स्ट रिब से पहले होती है, ये एनॉमली होती है। ये बेसिकली क्या होता है कि एसेसरी का मतलब है एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली योर सर्वाइकल वर्टेब्रा C7 इज नॉट सपोज टू हैव अ रिब अटैच विद इट, लेकिन एनॉमली के केसेस में क्या होता है कि यू हैव एन एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब जो आपके C7 से आती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस को और सब क्लेवियन आर्टरी को कंप्रेस कर देती है। अब इसमें MCQ पॉइंट्स क्या हैं? एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है C7 से ये आती है। ठीक है, एसेसरी होती है। दूसरी चीज़ आपने जो याद रखनी है वो आपके पास है कि ये लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस को जो है वो कंप्रेस करती है। ठीक है, अब ये जो लोअर ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, ये नर्व्स हैं। ठीक है, आर्टरी में ये किसको कंप्रेस करती है? आर्टरी में ये सब क्लेवियन आर्टरी को कंप्रेस करती है। ठीक है, आर्टरीज में ये सब क्लेवियन आर्टरी को कंप्रेस करती है। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो आर्म है ना, ओवरऑल उसकी सारी मूवमेंट्स लिमिट हो जाती हैं। ना उसकी मीडियल रोटेशन होती है, ना लैटरल रोटेशन होती है, ना एडक्शन होती है, ना एबडक्शन होती है। ठीक है, जब ये सारी मूवमेंट्स नहीं होंगी ना, तो इट मीन्स कि कोई नर्व कंप्रेशन है। ठीक है, अब जो हमारी नर्व्स हैं वो हम अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में डिटेल में करेंगे, लेकिन बेसिकली आपको इतना पता है कि हमारी जो ट्रंक्स हैं उनसे आगे हमारी नर्व्स जाती हैं, मीडियन, रेडियल, अल्नर। ठीक है, इन सब का स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन जब ये सारे फंक्शंस ऑल इन ऑल अफेक्ट होते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कोई पूरी की पूरी ट्रंक है जो कंप्रेस हो रही है, सिर्फ कोई एक नर्व नहीं हो रही। ठीक है, तो उस पूरी ट्रंक को कंप्रेस करने के लिए जो ऊपर से चीज़ आती है वो है सर्वाइकल रिब, और उसको हम कहते हैं एसेसरी सर्वाइकल रिब। ठीक है, ये एक पैथोलॉजी है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। पेज नंबर जो मेरे पास है 6th एडिशन AA में, वो है 35। ठीक है, हाँ जी, लोअर ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सिस की कंप्रेस होती है, और साथ आपके पास कंप्रेस होती है आर्टरीज में सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है कि रिब्स का सबसे कॉमन फ्रैक्चर कहाँ पर होता है? कौन सी साइट है जो सबसे कॉमनली फ्रैक्चर्ड होती है रिब्स में? बिल्कुल ठीक है, एंगल ऑफ रिब। ये भी आपका MCQ आता है। ठीक है, कि एंगल ऑफ रिब इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर ऑफ रिब केज। यहाँ तक हम हमारी 2 बोन्स कर चुके हैं, हम स्टर्नम कर चुके हैं, हम हमारा रिब केज कर चुके हैं, और इनके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं, T4 बेसिकली लैंडमार्क है आपके पास स्टर्नल एंगल का,
ठीक है, एंगल ऑफ लुई, और इसमें 4 और चीज़ें आती हैं। एक इसमें आता है, यहाँ पे देख लो, एक इसमें आता है ये सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। दूसरी इसमें चीज़ आती है आर्च ऑफ एओर्टा, तीसरी आती है ट्रेकिया, और चौथा आता है पल्मोनरी ट्रंक की बाइफर्केशन। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको स्टर्नल एंगल पे मिलती हैं, ठीक है। स्टर्नल एंगल कह लो इज अ लैंडमार्क फॉर सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, आर्च ऑफ एओर्टा, ट्रेकिया एंड पल्मोनरी ट्रंक बाइफर्केशन। अब हमने इसकी बाउंड्रीज के तौर पर इसकी बोन्स की थी। आगे से स्टर्नम आ जाती है, रिब केज आ जाता है, साइड से इसके कॉस्टल कार्टिलेज आ जाते हैं, पीछे से आपके पास आती है थोरेसिक वर्टेब्रा। कोई मुझे बता सकता है थोरेसिक वर्टेब्रा की क्या शेप है? कोई मुझे थोरेसिक वर्टेब्रा की शेप बता सकता है? हाँ, हार्ट शेप्ड। और लंबर वर्टेब्रा की क्या शेप है? किडनी शेप। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इस दफ़ा का पेपर का क्वेश्चन भी आया था। कई दफ़ा वो आपसे पता है किस तरह पूछता है? ये इस दफ़ा क्वेश्चन आया था, गायनी के अटेम्प्ट में आया था कि उन्होंने ये पूछा हुआ था कि हमारे पास बोन्स हैं, बोन्स में हमारे पास एक स्पेसिमेन है जिसमें हमारे पास हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो वो कौन-सा स्ट्रक्चर है? ठीक है, और उसमें आपको वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा का ऑप्शन था, लंबर का ऑप्शन था, और डिफरेंट ऑप्शंस थे। एक पेल्विस का भी इसी तरह का सवाल आया था और एक वर्टिब्रा का भी आया था। तो ये जो वर्टिब्रा की शेप है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब वर्टिब्रल बॉडीज़ में से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, फ्रॉम थोरेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके लिए है कि यू मस्ट नो कि थोरेसिक वर्टिब्रा की शेप जो है वो हार्ट शेप्ड है, लंबर की जो है वो किडनी शेप्ड है। अच्छा, यहाँ तक हमारी बोन्स हो गई हैं। अब हम बेसिकली करेंगे लेयर्स ऑफ थोरेसिक वॉल, ठीक है। देखो, बोन से आगे हमारे पास ऑब्वियसली स्किन, मसल और उसकी लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लेयर्स ऑफ थोरेसिक वॉल, जो कि इस सारे हिस्से को कवर करता है। इसमें सबसे पहले बाहर से अंदर हम जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ आती है? आपके पास स्किन आती है। स्किन के बाद आपके पास आता है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। ये बाहर स्किन है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है। फिर आपके पास आता है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना, इनका फंक्शन होता है ब्रीदिंग में, ठीक है। ब्रीदिंग के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंटरकॉस्टल वेन, आर्टरी और नर्व। ज़ाहिर है इन मसल्स को सप्लाई भी चाहिए, ब्लड सप्लाई भी चाहिए, नर्व सप्लाई भी चाहिए, वीनस सप्लाई भी चाहिए। तो इनको सप्लाई करती हैं वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स, ठीक है। ये इनकी वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। दिस इज इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एक फेशिया विच इज एंडोथोरेसिक फेशिया, ठीक है। एंडोथोरेसिक फेशिया के बाद आपके पास आती है लंग की कवरिंग्स, जो कि है प्लूरा, ठीक है। लंग की जो कवरिंग होती है ना, उसको हम प्लूरा कहते हैं। 2 टाइप में हमारे पास ये प्लूरा डिवाइड होती हैं, एक पेराइटल प्लूरा होती है और एक विसरल होती है। जो पेराइटल होती है वो बाहर वाली होती है, और जो विसरल होती है ना, वो हमारे पास अंदर वाली होती है। और उसके बाद हमारे पास मेन हमारा जो ऑर्गन है ना, वो आता है लंग, ठीक है। ये हमने क्या किए हैं? ये हमने लेयर्स की हैं हमारी थोरेसिक वॉल। इसमें सबसे पहले स्किन आ जाती है। स्किन का आपको पता है फंक्शन है कि वो एज अ बैरियर एक्ट करती है, ठीक है। अब जो हमारी थोरेसिक वॉल की स्किन है ना, अबव द स्टर्नल एंगल, ठीक है। ये आपको बस पता होनी चाहिए। ये पेपर में एज सच क्वेश्चन नहीं आता, बट यू शुड नो कि ये जो हमारी थोरेसिक वॉल की स्किन है ना, अबव स्टर्नल एंगल, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, C3 C4, ठीक है।
ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है स्टर्नल एंगल से ऊपर ऊपर की स्किन को। सपोज अगर यहाँ पे स्टर्नम है, ठीक है, तो यहाँ जो इतना हिस्सा है ना इसको C3 C4 सप्लाई कर रही है, ठीक है। बिलो स्टर्नल एंगल आपके पास क्या आती है, एंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व, यानी यहाँ से नीचे नीचे ना आपके पास रिब्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उनकी जो नर्व सप्लाई है वही आपकी उस एरिया की स्किन की सप्लाई है, जो कि क्या है, इंटरकोस्टल नर्व्स है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सबको समझ आ गई हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी थोरेसिक वॉल की स्किन की बात कर रहे हैं, यानी थोरेक्स की स्किन की बात कर रहे हैं। थोरेक्स की स्किन को हमने दो तरीके से डिवाइड कर लिया है, एक स्टर्नम के ऊपर वाला पार्ट और एक स्टर्नम के नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको आपके कह लो कि सर्वाइकल प्लेक्सस या सुप्रा क्लेविकुलर नर्व से जो है उसको आपको नर्व सप्लाई आती है C3 C4 से आती है, ठीक है। जो स्टर्नम से नीचे वाला पार्ट है ना, स्टर्नल एंगल से नीचे वाला पार्ट, उसकी नर्व सप्लाई आपको आती है एंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस नर्व से, जो कि इंटरकोस्टल नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको नर्व सप्लाई एक पता होनी चाहिए कि ये है, ये पेपर में वैसे बहुत कम पूछी जाती है। पोस्टीरियरली जो थोरेसिक कैविटी की बैक है ना वो सप्लाई होती है स्पाइनल नर्व से, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ वर्टिब्रा है, हर वर्टिब्रा से उसकी नर्व जा रही है, तो वही नर्व वहाँ की स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। फिर आपके पास आ जाता है फेशिया, ठीक है। मसल्स की तो हमने बात कर ली, मसल्स का मेन रोल होता है ब्रीदिंग में, ठीक है, वो हम आगे इसकी फिजियोलॉजी में करेंगे। उसके बाद आपके पास उसकी सप्लाई आ जाती है वेन आर्टरी नर्व, ठीक है, वो आपको पता है कि वो मसल्स को करेगी, ठीक है। जो डोर्सल और वेंट्रल रेमाई है ना वो हमारी स्पाइनल नर्व्स की डिवीजन है, वो हम करेंगे न्यूरो एनाटमी में। वो बेसिकली जो ये जो रेमाई है ना ये होते हैं वो नर्व्स जो स्पाइनल नर्व्स आपकी आती है ना उनकी आगे से डिवीजन होती है, ठीक है। ये बैक का पार्ट है, ये आपके फ्रंट का पार्ट नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं फेशिया पे, ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक चीज़ है एंडोथोरेसिक फेशिया। ये जो एंडोथोरेसिक फेशिया है ना ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि पेराइटल प्लूरा को थोरेसिक वॉल से सेपरेट करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो ये एंडोथोरेसिक फेशिया है, ठीक है, ये जो ऑरेंज से कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये एंडोथोरेसिक फेशिया क्या करता है कि ये जो बाहर के हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, ठीक है, मसल्स आ गई, सबक्यूटेनियस फैट आ गया है, स्किन आ गई है, इसके सेपरेशन होती है हमारे पेराइटल प्लूरा से इस स्ट्रक्चर के थ्रू, एंडोथोरेसिक फेशिया। उसके बाद आपके पास एक और चीज आ जाती है जो है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है ना इसको सिप्सन्स फेशिया भी कहते हैं। ये बेसिकली पूरे कैविटी में नहीं होता, ये थिकनिंग होती है एंडोथोरेसिक फेशिया की जो कि फर्स्ट रिब पर अटैच करती है, यानी अगर ये हमारा एंडोथोरेसिक फेशिया है ना तो इस एरिया पे जाके ना ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और फर्स्ट रिब से जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप इसको समझ लो कि ये हमारी फर्स्ट रिब है, ठीक है, तो इधर एक थिक सा पार्ट अटैच होगा एंडोथोरेसिक फेशिया का जिसको हम सिप्सन्स फेशिया कहते हैं, सिप्सन फेशिया, ठीक है, ये ठीक है, सिप्सन्स फेशिया। एज सच बेसिकली ना इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लंग में या उसमें रोल नहीं है, बेसिकली आप ये बस एक थिकनिंग है कि इस फेशिया ने कहीं से तो जाके एक अटैचमेंट लेनी है ना, तो ऊपर जाकर ये एक अटैचमेंट ले लेता है और नीचे से ये क्या करता है कि ये इन दो स्ट्रक्चर्स के एक सेपरेटिंग वॉल है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लूरा पे। जो हमारी प्लूरा है ना वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की है, एक हमने डिवाइड की है पेराइटल प्लूरा, ठीक है, जो बाहर वाली है, और एक हमने इसको डिवाइड किया है विसरल प्लूरा जो कि लंग्स के साथ अटैच है, अंदर वाली है, ठीक है। जो आपकी पेराइटल प्लूरा होती है ना वो बेसिकली क्या होती है, वो सेंसिटिव होती है
टू पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टच। ये एमसीक्यू है, ठीक है। इस सारे ये जो हम लेयर्स कर रहे हैं इनमें से अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं जो पेपर में आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको रटे हुए होने चाहिए। बाकी चीज़ें भूल भी जाए ठीक है, वो आपकी 25% न्यू पूल के लिए ज़रूरी है, पर जो आपका आना ही आना है ना वो अब आपकी ये वाली चीज़ें हैं। पेराइटल प्लूरा सेंसिटिव होती है पेन, प्रेशर, टेम्परेचर और टच को। इसका मतलब है कि जब आपको लंग पे कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, या चेस्ट कैविटी पे जैसे बॉक्सर्स होते हैं उनको कोई ट्रॉमा होता है, उनको दर्द फील होती है ना, उनको वो दर्द किस प्लूरा की वजह से फील होती है? उनको वो पेराइटल प्लूरा की वजह से फील होती है। विसरल प्लूरा पे पेन नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आ जाती है इसकी नर्व सप्लाई। अब जो आपकी पेराइटल प्लूरा है ना उसको हमने 3 पार्ट्स में अपनी आसानी के लिए कह लो डिवाइड किया है, ठीक है। एक हमने उसको डिवाइड किया है कोस्टल में, एक मीडियस्टाइनल में और एक डायाफ्रैग्मेटिक में। जो कोस्टल पार्ट है ना इसका पेराइटल प्लूरा का ही, यानी इसी प्लूरा का जो कोस्टल पार्ट है जो रिब्स के साथ अटैच्ड है उसको सप्लाई करती है इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व। जो मीडियस्टाइनल पार्ट है ना, मीडियस्टाइनम में यानी मिडल में है, ठीक है, उसको सप्लाई करती है फेरेनिक नर्व। और जो डायाफ्रैग्मेटिक पार्ट है ना उसकी वही सप्लाई है जो डायाफ्राम की है, कि उसको पार्शली आधा उसको सप्लाई करती है फेरेनिक नर्व और साइड से, यानी अगर ये आपका डायाफ्राम है ना तो इधर से उसको फेरेनिक नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। साइड से उसको क्या करती हैं? 6 इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? मैं इसको एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ। बेसिकली क्या है कि हमारी जो लंग की प्लूरा है ना, लंग की आउटर कवरिंग को हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड की, एक पेराइटल की बाहर वाली और एक विसरल की है अंदर वाली। अभी हम पेराइटल की बात करें। पेराइटल प्लूरा जो आपकी है उसके हम अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बात करें। एक चीज़ तो ये है कि वो आपकी सेंसिटिव होती है पेन, प्रेशर, टेम्परेचर और टच। इसका मतलब है कि गर्मी सर्दी जो हमें लगती है हमें एकदम से फील होता है, कई दफ़ा बहुत अगर चिलिंग टेम्परेचर हो तो ऐसा लगता है ना अंदर तक ठंड जा रही है। वो अंदर तक ठंड क्यों जा रही है? क्योंकि आपकी पेराइटल प्लूरा जो है वो टेम्परेचर को सेंसिटिव है, ठीक है, टेम्परेचर को, प्रेशर को, पेन को, हर चीज़ को सेंसिटिव है। उसके बाद हमने इस पेराइटल प्लूरा को अपनी आसानी के लिए ना 3 चीज़ों में डिवाइड किया होता है, एक कोस्टल में, एक मीडियस्टाइनल में और एक डायाफ्रैग्मेटिक में। सबकी नर्व सप्लाई अलग-अलग है। जो कोस्टल पार्ट है ना प्लूरा का जो रिब्स के साथ अटैच है उसको हमने इंटरकोस्टल नर्व जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। ये आपको सबकी नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पेपर में जनरली सवाल देते हैं ना, वैसे ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको स्पेसिफिकली पूछे कि जी कोस्टल प्लूरा की क्या नर्व सप्लाई है, मीडियस्टाइनल प्लूरा की क्या नर्व सप्लाई है। जनरली वो एक सवाल पूछते हैं कि प्लूरा ऑफ लंग की क्या नर्व सप्लाई है, तो देन यू गो फॉर फेरेनिक नर्व, ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखो 2 पार्ट्स को फेरेनिक नर्व सप्लाई कर रही है, डायाफ्रैग्मेटिक को भी कर रही है, मीडियस्टाइनल को भी कर रही है। जो साइड के पार्ट्स हैं ना उनकी नर्व सप्लाई अलग है, सही है। अगर ये तब की बात है अगर आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट वन, देन यू गो फॉर फेरेनिक नर्व। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है ना कि कोस्टल प्लूरा की क्या नर्व सप्लाई है हमें बताएं, हाँ जी, ओवरऑल फेरेनिक है। और जो स्पेसिफिक है ना कोस्टल की है इंटरकोस्टल, मीडियस्टाइनल की है फेरेनिक और डायाफ्रैग्मेटिक की आपसे पूरी पूछ लेते हैं, ठीक है। डायाफ्रैग्मेटिक की अक्सर वो पूछते हैं कि डायाफ्रैग्मेटिक की क्या नर्व सप्लाई है और उन्होंने पूरा ऑप्शन दिया होता है कि पार्शली फेरेनिक और साइड से 6 इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं विसरल प्लूरा पे। जो हमारा विसरल प्लूरा है ना वो बेसिकली अटैच्ड है हमारी लंग्स के साथ,
और इसकी जो सप्लाई है ना वो आपकी वही सप्लाई है जो आपकी लंग्स की है, जो कि आती है पल्मोनरी प्लेक्सिस से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो विसरल प्लूरा है ना, इसको ना पेन अफेक्ट करती है, ना टेम्परेचर, ना टच। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच को अफेक्ट जो है ना वो लेता है। यानी अगर किसी पैथोलॉजी की वजह से लंग्स का साइज बढ़ गया है या कम हो गया है, या इवन ब्रीदिंग के केस में जब हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर आता है तो क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड करती हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है अंदर कैविटी में, ठीक है, और उसके बाहर एक ऐसे करके वॉल सी बनी हुई है और वो चीज़ एक्सपैंड हो रही है, पर वो वॉल एक्सपैंड नहीं होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर टेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में ये मैकेनिज़्म है कि जो हमारी बॉडी की विसरल प्लूरा है ना, वो वैसे तो किसी चीज़ से सेंसिटिव नहीं है। अगर सेंसिटिव होती, अगर विसरल प्लूरा भी पेन फील करती, तो जितनी भी बार हम ब्रीथ करते हैं हमारी लंग्स एक्सपैंड होती हैं, इनको एक्सपैंड होना पड़ता है, तो इसमें भी पेन होती। ठीक है, इसलिए ये पेन से सेंसिटिव नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेच से क्यों सेंसिटिव है, ताकि जब आपकी लंग्स एक्सपैंड करें तो ये विसरल प्लूरा भी साथ ही एक्सपैंड करे, इसमें कोई टेयरिंग ना हो। इसकी वजह से विसरल प्लूरा ऑफ द लंग इज़ ओनली सेंसिटिव टू स्ट्रेच, और पल्मोनरी प्लेक्सस से इसकी जो है वो नर्व सप्लाई आती है। यहाँ तक हमने प्लूरा कर लिया। अब कोई मुझे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। कल वाले लेक्चर जो है ना वो मैंने दे दिए हैं एडमिन में, मैं पता कर लूँगी आज। ठीक है, वो उनका थोड़ा सा ना नेट का इशू है, तो आई थिंक इसलिए वो अपलोड नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि जो हमारी पैराइटल प्लूरा है वो किस चीज़ को सेंसिटिव होती है? पेन, टेम्परेचर, टच। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, और पैराइटल प्लूरा में अगर मैं पूछूं मीडियास्टाइनल जो पार्ट होता है उसकी क्या सप्लाई है? फ्रेनिक नर्व। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं पूछूं कि हमारा जो डायाफ्राम है उसकी क्या सप्लाई है फिर? साइड्स को फ्रेनिक नर्व और दूसरी इंटरकोस्टल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो लोग हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स का पूछ रहे हैं ना, हाँ जी, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो होता है ना वो आपकी लंग से रिलेटेड होता है, लेकिन ये हम फिजियोलॉजी में डिटेल में करेंगे। आज मेरा ये ट्राई है कि मैं आपको एनाटमी पोर्शन कराऊँ। बेसिकली थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो होता है ना, इसमें ये होता है कि इट इज़ स्टिमुलेटेड जब आपकी लंग्स इन्फ्लेट करती हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्स का क्या रिस्पॉन्स होता है कि अब वो इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से लंग्स इन्फ्लेट कर रही हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट तक इसने आपकी लंग्स को इन्फ्लेट करवाना होता है, उसके बाद ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स करता है उसको इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, और नॉर्मल ब्रीदिंग में जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्स वीक होता है, तब ये वर्क नहीं करता। ठीक है, ये वर्क करेगा जब कोई या तो पैथोलॉजी हो या कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के ब्रीदिंग कर रहा हो जिसमें लंग्स को डेंजर हो, तो उस केस में ये रिफ्लेक्स वर्क करेगा ताकि ये उस प्रोसेस को इनहिबिट करवाए और लंग्स को डैमेज से बचाए। ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो आपकी विसरल प्लूरा वैसे सेंसिटिव टू स्ट्रेच है, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने हमारा जो थोरेसिक कैविटी है ना उसकी बोन्स कर ली हैं। ठीक है, और उसकी जो सप्लाई है वो कर ली है लेयर्स की। ठीक है, अब जो आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं ना, वो हमारे पास आ जाती है हमारी ट्रेकिया। ठीक है, जो ट्रेकिया है ना ये भी हमारी थोरेसिक कैविटी में ही एक लंबी ट्यूब है। ठीक है, विच इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंक्स। सही है,
इट इज़ बेसिकली स्टार्टिंग एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज। हमारे पास यहाँ पर ना एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्रीकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है ना हमारे पास, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। जिस लेवल पे ये स्टार्ट होती है ना, वो लेवल बेसिकली क्या है, वो लेवल है आपके पास C6, 5 सेंटीमीटर अबव द जुगुलर नॉच, ठीक है। आपने ये C6 याद रखना है, ये आपको MCQs में आ जाता होता है। C6 से स्टार्ट होती है और T5 पर ये वर्टिब्रल लेवल्स हैं, ठीक है। C6 से ट्रेकिया स्टार्ट होती है और T5 पे जो है ना ये एंड करती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसने आगे जाके ना एयर लेके जानी होती है, ठीक है। ये बेसिकली जैसे एसोफेगस खाना लेके जाता है, ट्रेकिया एयर लेके जाती है, ठीक है। लैरिंग्स की कंटिन्यूएशन होती है, C6 से स्टार्ट करती है, T5 पर एंड करती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं ना, ये होते हैं C-shaped हाइलिन कार्टिलेजेस, ठीक है। ये ट्रेकिया का एक हिस्टोलॉजी फीचर है, ये भी पूछ लेते होते हैं। ट्रेकिया में आपने इसके ये जो लेवल्स हैं, वर्टिब्रल लेवल्स, ये याद रखने हैं। साथ आपने याद रखना है इसमें C-shaped हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। इसकी जो एपिथीलियम होती है ना, वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम विद गॉबलेट सेल्स, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम विद गॉबलेट सेल्स। अब ट्रेकिया के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं आपके पास। ट्रेकिया के लिए बेसिकली आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप, कोई मुझे बता सकता है ट्रेकियोस्टमी में सबसे कॉमन जो नर्व डैमेज होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल। मसल्स का ना इस तरह आपसे नहीं इतना पूछते, मसल्स का ना सिर्फ ये पूछ लेते हैं इंस्पिरेशन में कौन सी इम्पोर्टेंट है, एक्सपिरेशन में कौन सी इम्पोर्टेंट है, वो हम इसकी फिजियोलॉजी के साथ ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे को बता सकता है कि सबसे कॉमन वेन जो ट्रेकियोस्टमी में डैमेज होती है, नर्व्स का तो चलो सबको पता है, हाँ, इन्फीरियर थायराइड वेन। ये तीनों चीज़ें ना आपने याद रखनी है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ख़ास तौर पे ट्रेकियोस्टमी और थायराइडेक्टमी दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, दोनों की नर्व डैमेज याद रखनी है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ कहती हूँ, मैं कहती हूँ एक पेशेंट है, उसकी ट्रेकियोस्टमी हुई है, ठीक है, और उसको हैवी ब्लीडिंग है, कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है? ना मैंने नर्व का कहा है, मैंने किसी चीज़ का नहीं कहा, मैंने कहा स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज हुआ है। बिल्कुल ठीक है, एंटीरियर जुगुलर वेन। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जहन में रखना है। अगर वो आपको पेपर में पूछता है ना कि हमने ट्रेकियोस्टमी की है और हमें हैवी ब्लीडिंग है, ठीक है, तो फिर आपके पास नर्व नहीं आएगी, फिर आपके पास आएगी एंटीरियर जुगुलर, ठीक है। अगर वो वैसे पूछता है कि सबसे कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज हुआ है, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग वाला जो केस है ना, वो एक स्पेशल सिनेरियो है। ऐसा नहीं होता कि हर किसी की ट्रेकियोस्टमी की है तो उसकी एंटीरियर जुगुलर वेन जो है वो डैमेज हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोन टू डैमेज ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी इज़ नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना।